स्टूडेंट्स नमस्कार। हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे थे और भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे थे जानकारी के स्रोत। और जानकारी के स्रोतों में साहित्य स्रोत हमारा जो टॉपिक था, एक बड़ा सवाल आता है 6 नंबर का और छोटे सवाल भी आते हैं 4 नंबर के, वो क्लियर हो गए हैं। उसके बाद आज अपन बात करेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं। पुरातात्विक स्रोत है क्या? देखिए, ऐसे साक्ष्य जो एक निश्चित, चाहे पत्थर हो, चाहे धातु हो, चाहे मिट्टी की कोई आवरण बना हुआ हो, उस पर निश्चित आकार में उत्कीर्ण कर दिया गया, मतलब खुदाई करके लिखा गया। और इस तरह का जो लेख, जैसे सिक्कों पर भी हो, इस तरह का जो लेख लिख दिया गया है वो स्थायी लेख होता है और उसे हम कहते हैं पुरातात्विक सामग्री। इसके अलावा हमारे जो मृद भांड है, हमारे जो मनके हैं, हड़प्पा काल के मनके, मृद भांड, पाषाण काल के मृद भांड, तो वो भी एक पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। अब सवाल यह आता है कि साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं या पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा पुरातात्विक स्रोत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। तो देखिए, इस महत्वपूर्ण होने के कारण है, नंबर 1 है कि पुरातात्विक स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत अमिट होते हैं। पुरातात्विक स्रोत अमिट होते हैं, अमिट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो साहित्य स्रोत है वो बदल सकते हैं, वो परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन पुरातात्विक स्रोत एक बार लिख दिए गए हैं, वो परिवर्तित नहीं हो सकते, वो अमिट है, वो हमेशा स्थायी है। तो नंबर दो बात हो गई कि पुरातात्विक स्रोत जो है वो स्थायी स्रोत है, स्थायी स्रोत है। यानी जो पुरातात्विक स्रोत है वो स्थायी है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें बदला नहीं जा सकता। नंबर 3, पुरातात्विक स्रोत जो है वो सामयिक होते हैं, सामयिक होते हैं। सामयिक का मतलब ये हुआ कि जो घटना घटित हुई जिस समय, उस समय तत्काल उस घटना से संबंधित वो लिखा हुआ है, तो वो उस समय की संपूर्ण जानकारी को हमारे तक देता है, इसलिए सामयिक होते हैं। नंबर 4, पुरातात्विक स्रोत वस्तुपरक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत वस्तुपरक होते हैं। वस्तुपरक का मतलब ये होता है कि ये स्रोत सत्यता पर आधारित होते हैं, क्योंकि ये तत्कालीन वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में कम शब्दों में लिखा जाता है, इसलिए वो वस्तुपरक होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण स्रोत माने गए क्योंकि ये स्रोत अमिट होते हैं, ये स्रोत स्थायी होते हैं, ये स्रोत सामयिक होते हैं, ये स्रोत वस्तुपरक होते हैं, ये स्रोत बदले नहीं जा सकते। लेकिन एक ये है कि अगर ये टूट गए, खंडित हो गए, तो फिर उनकी शब्दावली को जोड़ना एक थोड़ी सी समस्या रहती है, वरना साहित्यिक स्रोतों से पुरातात्विक स्रोत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऐसे पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं जिनकी हम बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में हमारा जो पहला स्रोत है वो स्रोत है मृद भांड। हमारा पुरातात्विक पहला स्रोत है जिसे हम मृद भांड कहते हैं, मृद भांड। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इस तरह का सवाल पूछा जाता है और इसमें पूछा जाता है कि मृद भांड संस्कृति, मृद भांड को संस्कृति कहा गया है। मृद भांड संस्कृति क्यों महत्वपूर्ण है या मृद भांड को संस्कृति क्यों कहा जाता है। देखिए, मृद भांड का मतलब होता है पुराने जो बर्तन है वो मृद भांड है। अब देखिए, मृद भांडों की शुरुआत जो हुई है वो नवपाषाण काल से हुई है। ये मानव का एक रासायनिक और वैज्ञानिक आविष्कार है और मृद भांड का निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए, इस पर संस्कृति का विकास हुआ। इसका मतलब ये है कि मृद भांडों का उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि उन्हें पशु पालना आवश्यक था और पशुओं के लिए, और दूसरा ये कृषि करना आवश्यक था। तो खाद्यान्न के लिए, खाद्यान्न पकाने के लिए, खाद्यान्न रखने के लिए, खाद्यान्न को सही तरीके से संभाल कर रखना, इन सब के लिए मृद भांड की आवश्यकता पड़ी। तो ये मानव का एक रासायनिक और वैज्ञानिक आविष्कार है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे मृद भांड जो है परिवर्तित हो गए। परीक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ मृद भांडों के नामकरण पूछे जाते हैं। तो मृद भांड, पहला मृद भांड है
उसका नाम है RBW। दूसरा मृद भांड है, उसका नाम है OCP। तीसरा मृद भांड है, उसका नाम है PGW। चौथा मृद भांड है, उसका नाम है NBPW। अब देखिए इनके पूरे नाम देखते हैं। इसका पूरा नाम है रेड एंड ब्लैक वेयर, जिसका नाम है लाल एवं काले मृद भांड। काले मृद भांड। दूसरा है आर्ची कलर्ड पोएट्री, जिसका हिंदी नाम है चित्रित धूसर, जिसका हिंदी नाम हम कहते हैं गहरे रंग के मृद भांड। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा PGW, पैटेंट ग्रे वेयर। इसका अर्थ है चित्रित धूसर मृद भांड। नंबर 4 नॉर्थ ब्लैक पैटेंट वेयर। इसका मतलब है उत्तरी चमकीले काले मृद भांड। अब देखिए इनका यदि हम वर्गीकरण करें तो सबसे पहले आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण की काल के बाद आता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल के बाद आता है ताम्रपाषाण काल। उसके बाद आता है वैदिक या जनपद काल। उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। अब देखिए नवपाषाण काल और हड़प्पा काल, ये जो है RBW है। RBW के जो मृद भांड है वो हड़प्पा काल और नवपाषाण काल के हैं। OCP है, OCP ये ताम्रपाषाण काल के हैं। PGW है एक वैदिक और महाजनपद काल के PGW मृद भांड है। और मौर्य और मौर्योत्तर काल के NBPW मृद भांड है। यानी ये जो ऐतिहासिक संस्कृतियों के जो युग हुए, नवपाषाण काल की संस्कृति का युग है, हड़प्पा काल की संस्कृति का युग है, इनका जो वर्गीकरण किया है, ध्यान रहे स्पेशल तौर पे इनका जो वर्गीकरण है वो मृद भांडों पर आधारित है। मृद भांडों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद OCP आर्ची कलर्ड पोएट्री, गहरे रंग के मृद भांड है, वो ताम्रपाषाण काल के मृद भांड है। यानी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति की पहचान जो है गहरे मृद भांडों के आधार पर की जाती है। उसके बाद PGW पैटेंट ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृद भांड, इनको हम वैदिक या महाजनपद कालीन मृद भांड कहते हैं, लोह युगीन मृद भांड कहते हैं। इनकी पहचान, इस संस्कृति की पहचान इन मृद भांडों के आधार पर होती है। NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पैटर्न वेयर, उत्तरी चमकीले काले मृद भांड, इनकी पहचान NBPW की मौर्य और मौर्योत्तर काल में होती है। तो इस तरह से जो हमारे प्राचीन संस्कृतियों का जो विकास हुआ है वो मृद भांडों के आधार पर हुआ है, इसलिए हम इसे मृद भांड संस्कृति के नाम से जानते हैं। और मृद भांडों के ये नाम हैं। तो हमारे से मृद भांड संस्कृति के पूरे नाम जो है, नामकरण है, वो पूछे जा सकते हैं।
तो 4 प्रकार की मृदबान संस्कृति है, आरबीडब्ल्यू, ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, एमबीपीडब्ल्यू। आरबीडब्ल्यू रेड एंड ब्लैक वेयर यानी लाल और काले मृदबान, ओसीपी ऑर्ची कलर्ड पोएट्री गहरे रंग की मृदबान, पीजीडब्ल्यू पैटर्न ग्रे वेयर दूसरे मृदबान, और एमबीपीडब्ल्यू यानी नॉर्दर्न ब्लैक पैटर्न वेयर यानी उत्तरी चमकीले काले मृदभांड। तो इस तरह से मृदभांडों का जो वर्गीकरण है वो अध्ययन की दृष्टि से इस प्रकार किया गया है। मृदभांड संस्कृति के बाद हम लेते हैं मुद्रा शास्त्र यानी मुद्राएं हमारे पाठ्यक्रम में है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, मुद्राओं को शास्त्र माना गया है क्योंकि मुद्राओं के जो लेख है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल हमने देखा था कि साहित्य स्रोत से पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण क्यों है, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा जो पुरातात्विक स्रोत है वो है मुद्रा शास्त्र। हम मुद्रा शास्त्र की बात करें, देखिए मुद्रा को पुरातत्व की भाषा में न्यूमिस्मैट्रिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मैट्रिक्स यानी मुद्रा शास्त्र। मुद्रा को शास्त्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ग्रंथों में जो उल्लेखित है विवरण जो लिखा हुआ है वैसा वैसा विवरण यदि हम चाहते हैं तो इन मुद्राओं से हमारे को इतिहास के प्राचीन इतिहास के शासकों के बारे में विवरण मिलता है। इसी मुद्रा को भी हम शास्त्र मानते हैं। अब हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि मुद्रा को शास्त्र माना गया है और मुद्रा को शास्त्र क्यों माना गया है या मुद्राओं से हमें क्या जानकारी मिलती है। परीक्षा की दृष्टि से इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि मुद्राओं से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक मुद्रा है, कोई भी एक मुद्रा है, तो उस मुद्रा पे हमारे को लिखा हुआ जो मिलेगा वो जैसे मान लीजिए ये एक लिखा हुआ मिला 1865 लिखा हुआ है, 1865 लिखा हुआ इस मान लीजिए मुद्रा पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुद्रा जो है वो 1865 की है, यानी ये तिथि क्रम को बताता है। ये तिथि क्रम का जानकारी जो है मुद्रा से हमें मिलती है। दूसरी जानकारी, अब मान लीजिए यहाँ पर एक नाव का चित्र है, इस तरह से एक नाव का चित्र मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कला है, तत्कालीन जो कला है, कला की जानकारी मुद्राओं से मिलती है। अब मान लीजिए यहाँ पे शासक का चित्र है, एक यहाँ पे शासक का चित्र है और शासक के पास में यहाँ पे हम देखते हैं एक ध्वजा बनी हुई है और उस पर कोई आकृति बनी हुई है। इसका मतलब तत्कालीन शासक के धर्म की जानकारी मिलती है। उसके बाद शासक की, जैसे मान लीजिए शासक के हाथ में कोई वीणा है तो हमें पता चलता है कि शासक की रुचि यानी शासक की रुचि की जानकारी मिलती है, रुचि की जानकारी मिलती है। फिर मान लीजिए ये सिक्के जिन जिन क्षेत्र में ये सिक्के मिले वहां उस शासक का राज्य रहा, यानी शासक के साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ये भी जानकारी हमारे को मुद्राओं से मिल जाती है। उसके बाद मान लीजिए ये जो मुद्रा है, ये जो सिक्का है, ये मान लीजिए किसी भी धातु का है, सोने का है या रजत का है, स्वर्ण है, रजत है, ताम्र है, पोटीन माने शीशा, इस तरह के अलग अलग है। कहीं कहीं पर जिससे वैशाली बसाठ जिसे मिट्टी का भी मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शासक की संपन्नता है यानी व्यापार की जानकारी भी इससे मिलती है। मान लीजिए पेरिप्लस और पेरिक्लियन सी के अनुसार दक्षिण भारत में अरिकामेडू नामक स्थान पर जो यूनानी मुद्राएं मिली है, इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली है, इससे हम पता लगाते हैं कि वहां पर यूनानी व्यापार होता था। तो इस तरह से मुद्राएं क्यों महत्वपूर्ण है या मुद्राओं से क्या जानकारी मिलती है। नंबर 1, मुद्रा से हमें शासकों की तिथि क्रम की जानकारी मिलती है। नंबर 2, मुद्रा से हमें शासकों के धर्म की जानकारी मिलती है। नंबर 3, मुद्राओं से हमें शासक की रुचि की जानकारी मिलती है। नंबर 4, हमें शासक की
कला की जानकारी मिलती है। और नंबर 5 हमें शासक के साम्राज्य के क्षेत्र की जानकारी मिलती है। और नंबर 6 हमें शासक के व्यापार की जानकारी मिलती है। तो इस तरह का सवाल आता है तो हम इसे टू द पॉइंट उत्तर दे सकते हैं कि शासकों की तिथिकरण, शासकों के धर्म, शासकों की रुचि, शासकों का व्यापार, शासकों की कला, शासक के साम्राज्य का क्षेत्र, शासक के द्वारा किए गए जो जन कल्याण के कार्य है। 7 नंबर शासक के द्वारा जो जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं उनकी जानकारी भी हमारे को मुद्राओं से मिलती है। इसे हम मुद्रा को शास्त्र मानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी मुद्राएं ऐसी थी जो प्राचीन काल में जो इतिहास के स्रोत के रूप में मानी गई। यदि हम इतिहास के स्रोतों के रूप में मुद्राओं को हम देखते हैं तो सबसे पहले जो मुद्रा आई थी जिसको हम कहते हैं आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। आहत मुद्रा या इसे हम पंचमार्क मुद्रा कहते हैं। देखिए प्राचीन काल में जनपद काल में ये जनपद काल की मुद्रा है। धातु को पिघाल करके उसके ऊपर एक चिन्ह या आकृति को अंकित किया जाता था, पंच किया जाता था, दबाया जाता था और मार्क हो जाता था, एक चिन्ह स्थापित हो जाता था। यहाँ पर कोई लेख नहीं है, ध्यान दें इन मुद्राओं पर कोई लेख नहीं है, लेकिन चिन्ह अंकित हो गया। ये चिन्ह किसका हो सकता था? ये चिन्ह बैल का हो सकता था, मछली का हो सकता था, अर्धचंद्र का हो सकता था, अर्धचंद्र। इस तरह की मुद्राओं को हम कारसारपण के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की जो पुरानी मुद्राएं थी जिनको आहत या पंचमार्क मुद्रा के नाम से जानते हैं। दूसरी प्रकार की मुद्रा जो आई वो मुद्राएं आई इंडो ग्रीक मुद्रा। इंडो ग्रीक मुद्रा या हिंद यूनानी मुद्रा भी कहते हैं इसको, हिंद यूनानी मुद्रा भी कहते हैं। इंडो ग्रीक मुद्रा या हिंद यूनानी मुद्राएं जो है वो लेख वाली मुद्राएं कही गई, लेख वाली मुद्राएं, यानी इन पर कुछ लेख लिखे गए। जैसे मीनांडर की मुद्राएं ये इस तरह की यूनानी विद्वानों की मुद्राएं थी, भारत में आई, इन्होंने इस तरह की मुद्राएं चलाई जिस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। जैसे मानिए अपोलो लिखा हुआ है, अपोलोडाइट्स लिखा हुआ है, अपोलोडाइट्स या अपोलो लिखा हुआ है, कुछ आकृतियां बनी हुई है, राजा रानी का चित्र बना हुआ है। इस तरह की जो लेख वाली से मीनांडर और उसकी रानी एग्लियोथिका का जो चित्र है वो मुद्रा पर बना हुआ है। इसका मतलब इंडो ग्रीक मुद्रा, हिंद यूनानी मुद्रा जिसको हम लेख वाली मुद्रा कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आती है स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुद्राएं। देखिए स्वर्ण मुद्रा की जब हम बात करते हैं तो पहली स्वर्ण मुद्रा जो जारी की मीनांडर ने, लेकिन व्यवस्थित स्वर्ण मुद्रा जारी करने का जो श्रेय है वो है कुषाण शासक और इन कुषाण शासकों में है विम कर्डफिसियस प्रथम। ये कुदुल कर्डफिसियस का बेटा था विम कर्डफिसियस। उसके बाद विम कर्डफिसियस के बाद आया कनिष्क के बाद आया हुइस्कर। इस तरह के शासक हुए। तो कुषाण शासक विम कर्डफिसियस प्रथम ने पहली व्यवस्थित क्रम से स्वर्ण मुद्राएं जारी की, भारत में स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई। उसके बाद में जो गुप्त काल है, विशेषकर गुप्त काल है, वहां पर स्वर्ण और रजत दोनों प्रकार की मुद्राएं जो जारी हुई। जैसे हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त, परीक्षा की दृष्टि से समुद्रगुप्त की मुद्राएं। अब समुद्रगुप्त की मुद्राओं की जब हम बात करते हैं तो इन समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर 3 तरह की आकृतियां मिलती है। नंबर 1 है व्याघ्र निहंता। नंबर 2 अश्व मेघ और नंबर 3 वीणा धारक। 3 तरह की समुद्रगुप्त की मुद्राएं मिलती है। पहली मुद्रा है व्याघ्रहंता। इसका मतलब ये हुआ कि ये शक्तिशाली शासक है, सिंह के समान है। दूसरे अश्वमेध यज्ञ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़े सम्राट थे, संपूर्ण क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। जैसे इनके विजय अभियानों का वर्गीकरण करके देखते हैं, अध्ययन करते हैं तो उससे पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से कि समुद्र का साम्राज्य विशाल था।
तो वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इसका उल्लेख इनकी मुद्राओं से चलता है। वीणा धारण किए हुए मतलब इनकी संगीत में रुचि थी। इस तरह के उनके अभिलेखों पर भी उनको संगीत के संबंध में कई तुंगरु जैसी उपाधियां दी गई है। इससे समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। फिर देखते हैं हम कुमारगुप्त की मुद्राएं। कुमारगुप्त की जो मुद्राएं हैं वो कार्तिकेय प्रकार की है, यानी भगवान कार्तिकेय का चित्र है। इस तरह की जो मुद्राएं हैं वो कुमारगुप्त की मुद्राएं मिलती हैं। इस तरह की जब हम देखते हैं तो मुद्राओं के कई प्रकार मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो कोटिन की मुद्राएं मिलती है। कोटिन की मुद्रा, कोटिन माने शीशा, शीशा। और ये जो मुद्राएं थी वो सातवाहन काल की मुद्राएं थी। सातवाहन काल की मुद्रा थी। एक स्थान है वैशाली के अंदर, वैशाली के अंदर एक स्थान है जिसको बसाड़ कहा गया। बसाड़, बसाड़ के अंदर मिट्टी की मुद्राएं मिली। इस तरह के साक्ष्य भी मिले, मिट्टी की मुद्राएं प्राप्त हुई। बयाना भरतपुर के अंदर गुप्त काल का एक सिक्कों का बड़ा जखीरा मिला। बयाना भरतपुर के अंदर सिक्कों का एक बहुत बड़ा जखीरा मिला। तो हम मुद्राओं का वर्गीकरण करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आती है आहत मुद्राएं, पंचमार्क मुद्राएं जिन पर कोई लेख नहीं, इस तरह की आकृतियां है, इसको कारसर्पण कहा गया। दूसरी जो मुद्राएं वो इंडो ग्रीक, हिंद, यूनानी लेख वाली मुद्राएं जिसके अंदर अपोलो जैसे देवता का चित्र और मेंडर की मुद्राएं मानी जाती है। उसके बाद स्वर्ण मुद्राओं की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे पहली स्वर्ण मुद्राएं मेनांडर ने जारी की, लेकिन व्यवस्थित स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय कुषाण शासक भीम कड़बीसियस को है। उसके बाद हम देखते हैं स्वर्ण और रजत मुद्राएं। तो समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं उन पर व्याघ्र नियंत्रणता, अश्वमेध, वीणा धारक इस तरह की आकृतियों वाली मुद्राएं, कुमारगुप्त की कार्तिकेय मुद्राएं और सातवाहन वंश की कोटिन की शीशे की मुद्राएं और वैशाली बसाड़ में मिट्टी की मुद्राएं भी मिली है। और बयाना भरतपुर के अंदर मुद्राओं का, गुप्त काल की मुद्राओं का एक बहुत बड़ा जखीरा मिला है। तो इस प्रकार का हमारा ये दूसरा जो स्रोत है वो है मुद्रा शास्त्र। अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अभिलेख स्रोत। हम अभिलेख स्रोत की बात करते हैं। देखिए अभिलेख कहें या पुरालेख कहें एक ही बात है। अभिलेख का मतलब ये होता है चाहे कठोर धातु हो, चाहे कठोर पत्थर हो, या कोई शिला हो, या कोई दीवार हो, जिस पर एक ही शब्द है हमारे पास उत्कीर्ण किया जाता है। उत्कीर्ण का मतलब है खुदाई करके लिखा जाता है। और खुदाई करके क्या लिखा जाता है? शासक की वंशावली लिखी जाती है। वंशावली, शासक के जन कल्याण के कार्य लिखे जाते हैं, शासक की ख्याति या प्रसिद्धि लिखी जाती है। इस तरह का जो विवरण लिखा जाता है उसको हम अभिलेख स्रोत के रूप में जानते हैं। अभिलेख स्रोत को हम, अभिलेख को पुरातत्व की भाषा में, हम पुरातत्व की भाषा में अभिलेख को एपिग्राफी कहते हैं, एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं अभिलेखों की। देखिए सबसे पहले भारतीय इतिहास को यदि हम उठाकर देखें तो अभिलेख लिखने की जो परंपरा है वो कब से प्रारंभ हो गई? ये तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल से। हड़प्पा काल से अभिलेख की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, लेकिन ये ऐसे लेख थे जो हम पढ़ नहीं सके, इसको हम पढ़ नहीं सके, लेकिन अभिलेख शुरू हड़प्पा काल से हो गए। उसके बाद हम देखते हैं हमारे यहाँ अभिलेख, जैसे दो अभिलेख है, महास्थान का अभिलेख और सहगोरा का अभिलेख। ये दो ऐसे अभिलेख हैं जो मौर्य सम्राट अशोक के पूर्व के अभिलेख है, अशोक के पूर्व के अभिलेख हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो सही तरह से जो ऐतिहासिक अभिलेख लिखने की जो ऐतिहासिक परंपरा है, अभिलेख की, ध्यान रहे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, अभिलेख लिखने की जो ऐतिहासिक परंपरा है वो परंपरा शुरू हुई मौर्य सम्राट अशोक से शुरू हुई। और अशोक ने यूनानी दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट जिसको कहते हैं उससे प्रेरणा लेकर के अभिलेख लिखने की जो परंपरा है वो डाली। अब हमारे सामने बात आती है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा? तो 1750 ईसा पूर्व की बात है। दिल्ली के अंदर
1750 ईस्वी में दिल्ली के अंदर, दिल्ली मेरठ स्थान है, दिल्ली मेरठ का जो एक अभिलेख था उसको उठाकर के फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली ले आया। फिरोज शाह कोटला स्थल है वहां पर स्थित है, वहां ले आया। और 1750 ईस्वी में एक व्यक्ति था टिफेन थेलर ने पहली बार अशोक के अभिलेखों का पता लगाया। यानी इसने ये पता लगाया कि इस तरह का अभिलेख है, इस तरह के कई अभिलेख हो सकते हैं। 1750 में इसकी जानकारी मिली। उसके बाद हम देखते हैं अशोक के अभिलेख जो है उन अभिलेखों को पढ़ने का पहला प्रयास किसने किया? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का पहला प्रयास किया जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास किया और एक शब्द पढ़ा प्रियदर्शी, यानी प्रियदर्शी के रूप में एक शब्द पढ़ा। मास्की और गुर्जरा के अभिलेखों में, जो मास्की के अभिलेख थे और जो गुर्जरा के अभिलेख थे, इन अभिलेखों में पहली बार इन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। आइए हम देखते हैं अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। अशोक के अभिलेखों की यदि हम लिपियों की बात करें तो अशोक के अभिलेखों की 4 लिपियां हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक, यूनानी। यानी जो अभिलेख है वो अशोक के अभिलेख है और अशोक के अभिलेख को टिफेन थेलर ने सबसे पहले 1750 ईस्वी में पता लगाया। उसके बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी शब्द पढ़ा। अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक, यूनानी, ये 4 लिपियां हैं। अशोक के अभिलेख की 4 लिपियां हैं। ध्यान रहे, अशोक के अभिलेख की 4 लिपियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं अशोक के अभिलेख की भाषा। भारत में अधिकतर भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। यानी भारत में अधिकतर जो अशोक के अभिलेख है उनकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। लेकिन अधिकतर जो अशोक के अभिलेखों की लिपियां हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी है। अशोक के अभिलेखों का हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले आता है महाशिलालेख, यानी 8 स्थानों पर, स्थान है 8 स्थानों पर इन्होंने जो 14 लेख लिखवाए, एक जैसे एक समान, वो महाशिलालेख में आते हैं। फिर 6 स्थानों पर जो 7 लेख लिखवाए, 7 लेख, वो स्तंभ लेख कहलाते हैं, स्तंभ लेख। और इसके बाद अशोक के कुछ लघु शिलालेख भी है, लघु शिलालेख। इसके बाद बारबरा बिहार में गुहा लेख भी है, गुफा लेख भी है। उसके बाद दशरथ, अशोक के पौत्र दशरथ का नागार्जुन, जो नागार्जुन की गुफा है, नागार्जुन की गुफाओं में इन्होंने इस तरह के लेख भी लिखवाए। तो हम अगले पीरियड में अशोक के महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेखों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।